9.5 हो गया। और बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे के संदर्भ में क्वेश्चन होगा कि इस वर्ष कितना है, तो आप देखेंगे 6.8 के संदर्भ में। तो इस राजकोषीय घाटे में सभी कुछ शामिल होता है, इसलिए ये बड़ा हुआ हिस्सा है। इस राजकोषीय घाटे में ये सभी हिस्सों को क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा, तब ये हिस्सा आता है। ऐसे ही आप तैयार कर लें। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए गए, जिसमें कह दिया गया है राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक राजस्व घाटा क्या है। इसको आप याद कर लें तो प्राथमिक राजस्व घाटा को और याद कर लें तो इस वर्ष कितना है, 3.1%। ठीक है, ये बजट में रखा गया है और संशोधित अनुमान में देखेंगे 20-21 का है 5.9। इसको याद कर लें। राजस्व घाटा अगर देखेंगे तो राजस्व घाटा मान चीज आप ये याद रखेंगे, हमने बता दिया है, बाकी आप इसे याद रखेंगे। कौन सा, ये राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा के रूप में देख सकते हैं कितना रखा गया है, बजट 3.3, 19-20, 20-21 में 2.7, संशोधित में 7.5 हुआ। और इस अनुमान संशोधित हुआ तो इस अनुमान को देखते हुए फिर इसमें अनुमान लगाया गया कि इस बार बजट में घाटा जो होगा, राजस्व घाटा कितना होने वाला है, फिर 5.1। जो आप देखेंगे आपको अगले वर्ष जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी, बजट पे भारत सरकार के क्या क्या पिलर्स रहे जिन पे कार्य किया, कहाँ क्या घटना घटी, कितनी क्या जरूरत खर्च हुआ, उसी पे इसका संशोधित अनुमान जारी किया जाएगा। तो 5.1 के संदर्भ में इसे देखा। अब हम बात कर रहे हैं इस संदर्भ में व्यय के संगठक क्या हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहां से। तो आप व्यय के संगठक के रूप में जाएंगे। व्यय के संगठक पहला है बजट क्या है, 21-22 के संदर्भ में। और प्राप्त के स्रोत क्या है, दो प्रकार के हैं, आप देखेंगे प्राप्तियों का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे व्यय मतलब केंद्र सरकार आपको कहां कहां से लाभ देने वाली है, ये तो हो गया व्यय। आप तक कैसे कैसे पहुंचाएगी, जो आपने टैक्स या अन्य परिसंपत्तियों से भारत सरकार ने जो अपना राजस्व प्राप्त किया है, वो पलट कर आपको किस रूप में किस हिस्से में सबसे ज्यादा देने वाली है, ये होती है व्यय के संगठक। और आपको देने के लिए वो किन किन से क्या टैक्स लगाएगा या क्या आधार बनाएंगे, उसे कहते हैं प्राप्तियों के स्रोत क्या हैं। तो प्राप्तियों के स्रोत पूंजीगत में भी आएंगे और राजस्व में भी आएंगे, तो आप उन्हें भी देखेंगे। अलग अलग हिस्सा है, आप उन्हें भी देखेंगे। इस संदर्भ में पहला पॉइंट आप देखेंगे व्यय कहां कहां से करेगी, सबसे ज्यादा हिस्सों में देखेंगी कहां व्यय करने वाली है। तो इसमें सबसे ज्यादा व्यय आपको क्या कर रही है, आपको दिखाई पड़ेगा ब्याज अदायगी पे सबसे ज्यादा व्यय दिखाई पड़ रहा, पहला सेक्शन है। आप बाकी आप छोड़ दें, आप इसे देखेंगे। व्यय के संदर्भ में आप देखेंगे जो क्या किया गया है, ब्याज अदायगी। दूसरा है आपको दिखाई पड़ेगा सबसे ज्यादा क्षेत्र है केंद्रीय क्षेत्र की प्रायोजित या आयोजित योजनाएं, दूसरा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में भी देखेंगे कि दूसरा हो गया ब्याज अदायगी पहला, दूसरा हो गया कौन सा, पहला ब्याज अदायगी तो पहले रूप में, दूसरा हो गया कौन सा, केंद्रीय क्षेत्र में जो है कि योजनाएं जो 13% है। परसेंटेज नहीं पूछने वाला, एरिया पूछेगा आपसे, याद रखना। दूसरा है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, नहीं एक और एरिया दूसरा, सॉरी इसे मिटाते हैं, हमारी नजर से एक सूचा जो है छूटा है। पहला हुआ ब्याज अदायगी, दूसरा है करों एवं शुल्कों में राजस्व का हिस्सा। दूसरे नंबर पे है कि राज्य को कितना देगा, ब्याज दिया फिर राज्यों को दिया। ठीक है, ब्याज दिया राज्यों को दिया, और राज्यों को देने के बाद देखेंगे केंद्र ने फिर अपनी योजनाओं को दिया। तो तीसरे नंबर पे केंद्र ने क्या दिया, अपनी योजनाओं के संदर्भ में। और फिर किसमें किया है, और फिर क्या हुआ है आप इसे देखेंगे जो 10% को डिनोट करती हैं। अन्य व्यय, वित्त आयोग तथा अन्य को अंतरण। अब वित्त आयोग को दिया गया तो वित्त आयोग किसको देने वाला है, दोबारा फिर राज्यों को मिलने वाला है। तो वित्त आयोग का काम क्या है, राज्यों को देने का काम। तो संतुति भी की, अब वित्त आयोग को भी 10% और अन्य अंतरण भी किए। तो वित्त आयोग के तहत वित्त आयोग को देने का मतलब क्या है, वित्त आयोग के हिस्से के तहत दिया है, वो कहां जाएगा, घूम फिर के राज्यों के क्षेत्र में बंटवारे के संदर्भ में या क्या क्या खर्चे के संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे अन्य व्यय,
तो ये अन्न व्यय के संदर्भ में हो गया। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं तो केंद्रीय क्षेत्र की प्रायोजित योजनाएं हो गई, और अन्य व्ययों के संदर्भ में आप देखेंगे दो हुए, एक अन्य व्यय वित्त आयोग और अन्न अंतरण, दोनों अलग अलग हिस्सों को डिनोट किया गया है, दोनों अलग अलग हैं। और तीसरा है आर्थिक सहायता, तो आर्थिक सहायता और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तो देखें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में क्या निकल के आ रहा, यहां पे केंद्र प्रायोजित मतलब इसमें राज्यों की हिस्सेदारी होगी, प्रायोजित है ये। तो आप ये भी देखें केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं, जिसे कहा गया कि पूर्णता केंद्र या कुछ अंशता के संदर्भ में कम अंश होता है, तो केंद्रीय क्षेत्र में 13% है। तो इस संदर्भ में देखेंगे अन्न व्यय और जो है वित्त आयोग तथा अन्न अंतरण को एक साथ रखा गया है, और केंद्र प्रायोजित और आर्थिक सहायता दोनों जो है जिसे कहते हैं सब्सिडी में कितना दिया गया है 9% के रूप में। तो आर्थिक सहायता रेखा और रक्षा को अलग से देखेंगे, रक्षा क्षेत्र भारत का अलग क्षेत्र है, आप देखेंगे तो रक्षा क्षेत्र को, और पेंशन में 5%। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो ब्याज देखेंगे जो केंद्रीय संगठक हैं, अगर इसको याद रखेंगे तो कैसे, ब्याज पहला, ठीक है, दूसरा होगा करों एवं शुल्कों के हिस्सा, तो होगा, आप इसे याद रखें, पहला, दूसरा, तीसरा। हमें अगर याद करना होता तो क्या होगा, इसे बा को ठीक, बक के मतलब ब्याज करों का अलग हिस्सा है और केंद्रीय क्षेत्र का हिस्सा अलग है, इस संदर्भ में याद करते कि, तो इसे याद रखें, या बी डबल के संदर्भ में, या फिर सेंट्रल बी डबल सी याद कर लें, या फिर क्या होगा इस संदर्भ में जैसे आपको लगे उस संदर्भ में याद रखें। सबसे ज्यादा आप क्या होगा, ब्याज अदायगी करों एवं शुल्क राज्यों का हिस्सा, केंद्र क्षेत्र की प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आप ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर के संदर्भ में जब डिवीजन करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाती हैं, कहीं ना कहीं केंद्र प्रायोजित लिख दिया तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज ना होना, केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में 13% है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जाएंगे तो वो क्या है 9% है। जो आप देखेंगे तो आप 3 नंबर का याद कर लें, बाकी आप छोड़ दें। इस संदर्भ में अगर बात करें, अगर हम बात इसे आप अपने हिसाब से याद रखेंगे, और हम बात करेंगे अब किसमें कि केंद्रीय प्राप्ति के कर क्या क्या हैं, तो इसे याद रखेंगे। ये याद रखेंगे क्या नाम है, ऊनिब। पहले 89 हुआ करता था, अब ये ऊनिब हो गया है। पहले कितना हो गया है आप देखेंगे, तो आप इसे देखेंगे, याद करने के क्रम में है ये, बाकी ये आप मत रखिएगा अपने पास। पहला हम यहां बताते हैं, पहला क्षेत्र आपको दिया गया है उधार एवं अन्य देताएं, ये प्राप्ति की स्रोत है। तो आप देखेंगे यहां क्या किया, उधार एवं अन्य देताएं, एक तरफ ब्याज अदायगी देता भी सबसे ज्यादा है, किसी को देके उससे, किसी से लेके उसको दिया भी सबसे ज्यादा, और क्या कर रहा है, किसी को दिया और उसी से लिया भी। तो क्या काम किया, ये उधार एवं अन्य देताएं। तो इस संदर्भ में उधार एवं अन्य देताएं हो, चाहे ब्याज अदायगी हो, ब्याज अदायगी राज्य के संदर्भ में, भारत के भी संदर्भ में है और भारत के बाहर के भी संदर्भ में है, याद रखिएगा। सेम चीज उधार एवं अन्य देताओं के संदर्भ में जिसे कहते हैं, ये भी आप देखेंगे भारत से जो अन्न अंतरण के संदर्भ में जो देखेंगे, या भारत से बाहर से जो भारत जो है इस पे ब्याज कर प्राप्त करता, उधार एवं अन्य देताओं से जो है प्राप्ति करता है, तो सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। दूसरा कर आप देखेंगे, इसे अभी हम दोबारा बनाएंगे। दूसरा है उधार एवं अन्य देताएं, दूसरा है वस्तु देखेंगे, ठीक है, दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर, और तीसरा कर आप जाएंगे जिसे कह दिया गया है निगम कर। तो निगम कर 13, तो आप इसे 3 याद रखेंगे। पहला हो गया उ ब
ठीक, इसे याद रखेंगे। पहले शायद हमने कुछ गलत लिख लिया था, और चाहे तो यू बी एन रखें याद, ठीक, यू बी एन याद रख लें या उबनी याद रख लें। आप 3 देखेंगे और देखकर मार देंगे। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, लगभग कहीं ना कहीं इसे याद रखेंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों की चर्चा कर लेते हैं। 3 तो आपको बता दिए। 3 के संदर्भ में पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा है आयकर। आयकर चौथे पायदान पे है। फिर आप देखेंगे और एक हिस्सा रखा गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 8% है, और केंद्रीय भिन्न राजस्व जो है वो 6% है, और केंद्रीय भिन्न जो है पूंजी प्राप्तियां 5% है, और सीमा शुल्क 3% है। तो इस संदर्भ में देखा, आप इन 3 को याद रखेंगे, आगे चल लेंगे। अब आगे देखेंगे, कुल व्यय में करों एवं शुल्कों में राजस्व की हिस्सेदारी भी शामिल है। ठीक है, लिखा हुआ है इसके 2 नोट में कि कुल व्यय एवं करों में शुल्कों में राजस्व की हिस्सेदारी शामिल है, कुल प्राप्तियों और करों एवं शुल्कों में राजस्व का हिस्सा शामिल है, आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है। तो इस संदर्भ में इसे देखेंगे। अब हम करेंगे संशोधित अनुमान के संदर्भ में। ये 20-21 है, मतलब पिछले बजट की हम चर्चा करेंगे, उसमें ये अनुमान इन्होंने दिया था। इसको आप इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ सके पढ़ सकते हैं, या इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को मिलता जुलता करके यहां भी दे दिया है, तो उसको देखें अगर, तो इसमें कोई पॉइंट ऐसा है। हाँ, 20-21 में आप चलेंगे तो एक याद रखेंगे कि 20-21 में करों में आप देखेंगे जो प्राप्ति का अनुमान है, जिसमें आप देखेंगे कुछ अनुमान लगाया गया है कि हम इतने लाख करोड़ प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ अनुमान होगा कि प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कितने कौन कौन से होते हैं, इसका डिवीजन आपको याद होना चाहिए। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो अप्रत्यक्ष कर से क्या है, जो कुल कर हैं, अगर पूछा जाए आपसे तो कुल करों में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किसकी है, अप्रत्यक्ष करों से ज्यादा अनुमान है, जो 50.02% को या प्रतिशत को अनुमानित किया गया है। और डायरेक्ट टैक्सेशन के संदर्भ में बात की गई है 49.98 के संदर्भ में। तो इसको याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा भारत में ज्यादा अनुमानित किया गया है प्रत्यक्ष करों की तुलना में। इसे आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात होगी, देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो इसे भी देखेंगे। अब सकल जीडीपी के संदर्भ में देख सकते हैं, ये क्या है, जीडीपी के संदर्भ में है। तो जीडीपी के संदर्भ में एक बार देख लें भाई, जीडीपी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। तो जीडीपी के उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत में देखेंगे, जो 21-22 के संदर्भ देखेंगे 9% रहेगा। इसी तरह वर्ष 2020-21-22 के लिए देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर जो है, ये तो टोटल का अनुमानित है, ठीक है, 9.9%। और बस यही याद रखें, बाकी आप छोड़ दें। अब इसको भी उन्होंने डिवीजन कर दिया है, कितना अनुमानित है जीडीपी का, जो सकल करों में, तो जीडीपी का 9.9%। इसके बाद आएंगे, अगला आंकड़ा आप देखेंगे कि आयकर की बात होगी। तो आयकर चौथे नंबर का कर था, ये भी पता होगा। आयकर कितना है, आयकर को देखेंगे बाद निगम कर को की शीर्ष हिस्सेदारी होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे। हाँ, एक और है, राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका होगा, वस्तु एवं सेवा कर, क्योंकि भारत में एक तरीके का टैक्सेशन प्रक्रिया अपनाने के लिए, सरणीकरण के लिए टैक्सेशन को क्या कर दिया गया, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के रूप में जानते हैं। अब जीएसटी का संवैधानिक संशोधन क्या प्रावधान है, राज्य की जीएसटी को क्या बोलते हैं, केंद्र की जीएसटी को क्या बोलते हैं, इस संदर्भ में डिवीजन करंट अफेयर्स का चर्चा अलग अलग है। तो आयकर के संदर्भ में बात की, तो आयकर के संदर्भ में देखा, आयकर क्या है, आयकर इतना है, वह निगम कर के संदर्भ में शीर्ष हिस्सेदारी आप देखेंगे। तो वस्तु एवं सेवा कर पहला है, ठीक है, कर राजस्व की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा है आयकर हो गया, तीसरा है निगम कर के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, निगम कर के संदर्भ में इसे देख सकते हैं। अब करदाताओं की 2 घोषणाएं की गई हैं। अच्छा, कौन कौन कर देंगे, किसी को विशेष छूट दी गई है, ये भी आप देखेंगे। तो इस संदर्भ में देखेंगे, पहली घोषणा यह रही कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन केवल जो पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज जो है
आय पर निर्भर हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आईटीआर की जरूरत नहीं होगी। कौन होंगे? जो ब्याज के संदर्भ में बात हो रही है और जमा पेंशन और जमा के संदर्भ में उनकी जो है बुजुर्ग 75 वर्ष से हैं, उनको इनकम टैक्सेशन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो क्या हो, रिटर्न फाइलिंग की जरूरत आईटीआर की, जिसे कहते हैं कि आप टैक्स नहीं देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें को जरूरत ही नहीं आईटीआर की, इनको आईटीआर की दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस संदर्भ में देखेंगे। दूसरी देखेंगे गृह होम लोन वालों की रही है, तो सस्ते मकान खरीदे है तो गृह ऋण ब्याज पर क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए तक के अतिरिक्त पर क्या करेंगे, कटौती टैक्स डिडक्शन को और 1 वर्ष बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव कर दिया गया। अर्थात करदाता इस अतिरिक्त कर कटौती का कितना करेंगे, जो है 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ लेते रहेंगे। तो इस संदर्भ में भी कह दिया गया, किस संदर्भ में, होम लोन के संदर्भ में बात हो रही है। अब इसमें कर आय के स्लैब हैं, तो इस स्लैब से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किनको कहां शून्य पे रखा गया, तो जो क्या है इसमें रखा गया है कि जो 2.5 लाख रुपए जिनकी प्राप्त इनकम कितनी है, 2.5 लाख जो लोग क्या कर रहे हैं, 2,50,000 रुपए जिनकी है, क्या देखेंगे 20-21 में, 19-20 में तो शून्य कर दिया गया। अब 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक कितना दोगे, 5% देखेंगे, ठीक है, 5% कर दिया गया। आप इसे देखेंगे, आप देखेंगे कौन सी, ये हो गया 5, और ये भी देखेंगे, सबसे लास्ट का देख लें, बाकी आप छोड़ दें। लास्ट का स्लैब है, आपके 3 स्लैब चले आ रहे हैं, क्या यहां डिवीजन देखेंगे कि कहां घटत हुआ, तो प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं, हाँ बदलाव क्यों हुआ है, ये बदलाव के संदर्भ में देखेंगे 5 लाख से 7.5 लाख, तो 5 लाख से 7.5 लाख में पहले ये 20 था, अब घटा के कितना कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है। 7.5 लाख 1 से 10 लाख तक जो 20 था वो 15 कर दिया गया है। 10 लाख 1 से 12,50,000 से 20 जो 30 था वो 20 कर दिया गया। आप यहां से श्रेणियों का बदलाव कर दिया गया है, कहां से 10, अब बदलाव तो सभी हुआ है, जहां 30-20 आप देखेंगे कौन सा, यहां से 5 लाख से यहां से पूरा बदलाव किया गया है। देखेंगे जो 5 लाख 1 से 75 7.5 लाख रुपए तक का था वो 20 से अब 10 कर दिया गया है, ठीक। और ये 10% का आंकड़ा याद रखेंगे, क्योंकि पहले तो 5 ही था लेकिन 20 से 10 किया गया है, और 2.5 लाख वाले शून्य हैं। और क्या कर दिया गया, सिर्फ 15 लाख से ऊपर वाले पहले भी 30 थे, और 15 लाख ऊपर से अभी भी 30% की दायरे में रखा गया है। ये कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस स्लैब में जो टैक्स स्लैब देखेंगे, इनकम टैक्स रिलीज जिसे कहते हैं, आईटीआर फाइल की और आपने टैक्स जमा किया, वो टैक्स के संदर्भ में आप क्या करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आईटीआर फाइल करने वाले हर व्यक्ति टैक्स देते हैं क्या, आप बताइए जरा। तो आईटीआर एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसे आप क्या है, आपके पास बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है या कोई अन्य अकाउंट जो आप क्या व्यवसाय को उद्योग से लगे हैं, जरूरी नहीं कि आपका कोई इनकम हुई नहीं हुई तो आपको टैक्सेशन देना पड़े। तो आपको क्या है, एक आईटीआर फॉलो करने की प्रक्रिया होती है। जो आपका अकाउंट है, आईटीआर फॉलो किया आपने, क्या पूरे वर्ष विवरण दिया, वो आप फॉलो कर देते हैं। तो इससे क्या है, भारत सरकार को अपने कामकाज में आसानी होती है। अगर आप भारत सरकार के साथ, यही बोला जाता है कि आप नियमित रूप से भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में बोले जाते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप भारत सरकार के साथ ऐसे काम करते चलें। अपनी आईटीआर, जरूरी नहीं कि आईटीआर फॉलो करने गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कुछ हो सकता है छोटा मोटा, तो आप इसे छोटा मोटा मतलब शुल्क कुछ प्रक्रिया के, हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, 0 शुल्क है, आपको ये भी बता रहे हैं, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। आप हर साल अपना आईटीआर फॉलो जो है जमा कर सकते हैं, आईटीआर को क्या करते हैं, अपडेट कर सकते हैं सरकार को। इससे सरकार के आंकड़ों का अनुमानित दायरा का पता लग जाता है कि कौन लोग आईटीआर में, उनका क्या स्रोत रहा है, किसने कमाया किसने नहीं कमा पाया, कुछ घाटे में चले गए, किसी कंपनी घाटे में चली गई। इससे अंदाजा लगता है कि भारत सरकार, भारत की स्थिति का जो आय में क्या स्थिति है, भारत सरकार सही रूप से आकलन कर पाती है। जिसे लोग कहते हैं कि आईटीआर का एक भ्रम फैलाया जाता है कि आईटीआर जमा कर दोगे, आईटीआर जमा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया है, प्रचलन है, बहुत सारी वो है, नहीं। भारत सरकार ने आपके लिए सिंगल विंडो, आप ऑनलाइन पे जाएंगे, अपना आईटीआर
जो है जमा जो भी है आप विवरण प्रस्तुत कर दें, तो इस संदर्भ में होता है। तो इस संदर्भ की आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ITR के संदर्भ में, तो आप इसे कैटेगरी में देखेंगे। 25,000 रुपये जो 2.5 लाख में शून्य रखा गया है, 15 लाख से ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, बाकी जगह बदलाव किए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। आगे संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये भी देखेंगे कि हाँ सब्सिडी कितनी है, तो आंकड़ों के संदर्भ में बहुत ज्यादा पूछे जाने के संदर्भ में कम है। अब संशोधित अनुमान के संदर्भ में देखेंगे तो इसके संदर्भ में बात करेंगे तो सब्सिडी में कुल सब्सिडी की बात होगी तो देखेंगे कुल सब्सिडी में क्या हुआ, खाद हुआ, उर्वरक हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ब्याज भुगतान के योगदान का लगभग 98% 06% इसी एरिया में भारत सरकार की सब्सिडी चली जाती है। कौन से एरिया है, उर्वरक, खाद है, उर्वरक है, पेट्रोलियम है, ब्याज भुगतान है। इस संदर्भ में हुआ। भारत में कुल सब्सिडी की बात होगी तो आप देखेंगे भारत की कुल सब्सिडी का लगभग कौन सा हिस्सा है, 65.65% कितना है, अकेले खाद्य मद में व्यय हो जाता है। भारत सरकार जो आपको चलाती है, बहुत सारे कार्यक्रम के तहत जो आपको देती है, अनाज देती है, वो भी क्या है, इसी खाद्य का हिस्सा है। तो क्या होता है, या आप देखेंगे तो भारत सरकार की कुल सब्सिडी का 65.65% अकेले खाद्य मद में व्यय हो जाता है। अब देखेंगे मदवार सब्सिडी के रूप में, मदवार क्या है, सबसे ज्यादा देखेंगे तो मदवार भी सब्सिडी देखेंगे। खास सब्सिडी के बाद देखेंगे यूरिया सब्सिडी सबसे देखेंगे, फिर पोषण आधारित सब्सिडी है, फिर किसानों को और लघु आधारित ऋणों पर ब्याज पर दी जाने वाली ऋण पर जो भारत सरकार खुद अपने खाते से टैक्स किसानों को भरती है, किसानों का वो सब्सिडी का हिस्सा भी है 5.26%। फिर है LPG सब्सिडी जो 3.80 अधिकतम हिस्से वाली मदें हैं। और यहां से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है, याद रखना ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। या खाद्य सब्सिडी के बाद आप यूरिया बताएंगे मदवार सब्सिडी के रूप में। अब हम बात करेंगे, और हालांकि अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे का एक टॉपिक आएगा तो बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखा देंगे कि कहां है, लेकिन आप जल्दी में हो तो इतना भी पढ़ के जा सकते हैं। तो बात करेंगे बजटीय विवरण। बजटीय विवरण देखेंगे, यही क्या है, यही कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा रहा है, BOP दिखाई जा रही है। तो देख लो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिस्टम में है, कुल प्राप्तियां क्या प्राप्त की, कुल व्यय क्या किए। अब कुल प्राप्तियों में आप पाएंगे कौन कौन सा, ये छोड़िए आप, ये आएंगे राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। कुल व्यय पे राजस्व खाते पर व्यय, पूंजी खाते पर व्यय। अब इसका भी 3 पार्ट कर दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व हो गए। अब पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से में आएंगे तो आपको 3 श्रेणियां प्राप्त कर दी गई हैं। कुल प्राप्तियों में आप देखेंगे उधार एवं अन्य देयताएं देखेंगे, और अन्य प्राप्तियां ऋण पर वसूली। तो पूंजीगत प्राप्तियों में हिस्सों में आप इस बार को देखेंगे उधार एवं अन्य देयताओं पर सबसे ज्यादा भारत सरकार प्राप्त कर रही है। और राजस्व प्राप्तियों में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हैं। राजस्व में भी क्या है, कर राजस्व ज्यादा है, कर भिन्न राजस्व ज्यादा है। और पूंजीगत प्राप्तियों का कौन कौन सा है, आखिर उधार एवं अन्य देयताएं हाँ UPSC होता तो क्या पूछता आपको बताएं कि ये उधार एवं अन्य देयताएं राजस्व प्राप्तियां हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कर भिन्न राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां हैं कि राजस्व प्राप्तियां हैं। यही डिवीजन से वो स्टेटमेंट अपना तैयार करता है। इसीलिए कहा जाता है इकोनॉमिक्स की बैकबोन है BOP। इसे जिसने समझ लिया इकोनॉमिक्स समझ में आ गई उसको, क्योंकि सब कुछ यहाँ सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे एप्लीकेशन होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्या है, एक दूसरे को क्या है, जिसे कहते हैं आर्टरी और वीनस की आपकी कौन सी धमनी कौन सी सिरा कहां से कहां जा रही है, यही साइंटिफिक प्रक्रिया यहाँ अप्लाई होती है। इस श्रम में आपने देखा कुल प्राप्तियों के संदर्भ में कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व, और आप आएंगे राजस्व प्राप्तियों में उधार एवं अन्य देयताएं, अन्य प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, ये राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है, याद रखिएगा इसे।
ठीक है। अब कुल व्यय के संदर्भ में देखा तो इसमें भी आप जाएंगे क्या है, तो राजस्व पर आप देखेंगे पूंजी खाते पर यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है व्यय के संदर्भ में, तो आप इसे भी देखेंगे। ब्याज भुगतान हो गया, पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान हो गया और अन्न हो गया। ये सभी राजस्व खाते के व्यय के अंतर्गत डिफाइन की जाती हैं। इन मदों को याद रखेंगे किसके अंतर्गत रखा गया है, यही यहां से याद रखना है। यही आपका क्या है, आप कहते हैं कि हमको फिजिकल डिप से राजकोषीय घाटा या राजकोषीय क्रम का, या इसे कहते हैं इकोनॉमी की जो बैकबोन है, समझ में नहीं आती। इन्हें आप याद रखें। इनको याद करके आप क्या करेंगे, आगे की प्रक्रियाओं को ध्यान रखेंगे। आगे बात होगी तो देखेंगे 2021 एंड 22 के ब्याज भुगतान की अगर हम बात करें तो ब्याज भुगतान में लगभग 8.1 देखेंगे कितना है, करोड़ लाख रुपए अनुमानित है ब्याज। इसे आप छोड़ सकते हैं। बजट 2021-22 में प्रमुख योजनाओं पर व्यय कितना हुआ, इस यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्रम की अगर बात करेंगे, पहला पॉइंट है देखेंगे योजना का नाम, और देखेंगे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये योजनाएं चल रही हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, मनरेगा पर देखेंगे सबसे अनुमानित आप देखेंगे 20-21 का अनुमान और 21-22 का अनुमान, ठीक है, दोनों अनुमान दिए गए हैं। और देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान निधि, तो सबसे ज्यादा याद रखें, बाकी आप छोड़ दें। कौन सा है, मनरेगा। मनरेगा पर घटा है देखेंगे कितना, जो है 1 लाख जो है 11,500 जो करोड़ रुपए में है, लाख करोड़ हो गए, से घटाकर 73,000 करोड़ किया गया है। इसके बाद भी सबसे बड़ी मद जो व्यय होती है वो अभी भी मनरेगा पर होती है, आप इसे ध्यान रखेंगे, बाकी आप छोड़ दें। तो कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय देखेंगे स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना, फसल बीमा योजना और जल जीवन। आप इनके मदें याद मत रखें, इन कार्यक्रमों को याद रखेंगे ये कब कब चलाई गई हैं, बस यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब होगा इस बार के बजट को आत्मनिर्भर भारत या विजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो आत्मनिर्भर के रूप में देखते हैं। आत्मनिर्भर की अगर हम बढ़ता चर्चा करें तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत योजना के संदर्भ में भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है क्या बनाए, भारत को स्वास्थ्य बनाने हेतु स्वस्थ बनाने हेतु बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जो अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए परिव्यय। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगी। याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये किसका भाग है, तो देखेंगे ये अलग की योजना है जो इस बार के बजट में अलग से संचालित करने की बात की गई है। और ये बजट के संदर्भ में बात देखेंगे कि पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना भारत को स्वस्थ बनाने हेतु जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अलग हटकर ये योजना है, इसे भी आप देखेंगे। मिशन पोषण 2 तो देखेंगे मिशन पोषण 1, मिशन पोषण क्या है, फिर मिशन पोषण 1 क्या है, मिशन पोषण 2 क्या है। आजकल भारत सरकार ने एक नया प्लान चलाया है, आप देखेंगे हर साल उसी मिशन को 2-3 कि इस साल हम इस पे और कुछ एक्सप्लेन करेंगे। हर साल मतलब आकलित एनालिसिस डेटा हर योजना पर किया जा रहा है। तो मिशन पोषण 2.0 देखेंगे देश के स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु पोषण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, ये पोषण मिशन पोषण 2.0 के संदर्भ में देख सकते हैं। और पोषण को मजबूत करने हेतु केंद्रीय बजट में क्या है, एक देखेंगे संपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया है। क्या किया है, संपूरक पोषण कार्यक्रम, तथा एक हिस्सा और है आप देखेंगे पोषण अभियान। तो पोषण मिशन में 2 घटक हुए, पहला हुआ संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करते हुए एक मिशन चला दिया गया। क्या, इन्हें मिलाकर मिशन पोषण 2.0 कर दिया गया। कौन से, इन 2 कार्यक्रमों को मिलाकर, इसी को नाम इसे कहते हैं क्या, हर साल भारत सरकार अपने मिशन को जो योजनाएं चलाती है तो मिशन के तौर पे आजकल उस पे हर साल के वित्तीय एनालिसिस करते हुए आप देखेंगे, या उस योजना का एनालिसिस करते हुए तो उस पे क्या करेगा, जो
अलग से या तो जोड़ेगी, घटाएगी या नाम देगी। तो मिशन पोषण 2.0 दो योजनाओं को रेखांकित करता है। देखेंगे कौन कौन से। इससे बात की गई है संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, दो अभियान आप विलय किए गए हैं इसमें, याद रखना। और जल जीवन मिशन शहरी आप देखेंगे जल आपूर्ति के स्वास्थ्य कवरेज हेतु आप देखेंगे 5 वर्षों में क्या किया गया है। इस संदर्भ में जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए। देखेंगे ये बजट का हिस्सा चल रहा है, याद रखना है, हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं। एक देखेंगे इस मिशन के माध्यम से 2.16 करोड़ के नल कनेक्शनों के साथ, जो आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे ये देखें जल जीवन मिशन प्रारंभ है कि आप इसके साथ क्या होगा, जो घरों में नल कनेक्शन दिया जा रहा है शहरों के संदर्भ में, साथ साथ शहरी स्थानीय निकायों में क्या किया जा रहा है, जो सार्वभौमिक जल आपूर्ति की जा रही है। 500 जो अमृत शहरों में से तरल अपशिष्ट का प्रबंधन का भी किया जाएगा। जो तरल अपशिष्ट का प्रबंधन है इस जल जीवन मिशन के घटक के रूप में जोड़ा गया है, और यही आपको याद रखना है। और कोई बात है, इस योजना को खत्म करते हुए हम लोग बनकर इसको यहीं पर रोकना चाहेंगे, तो इसे देखेंगे कि इसमें और कोई घटक है। तो इस घटक में एक और है, आप इसे देख लें कौन सा घटक है। तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसमें कौन से जोड़े गए देखेंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत हेतु जो वर्षों की अवधि में जो करोड़ की व्यय की गई है, इसको क्या है आवंटन के साथ इसे क्या कर दिया गया, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत को शहरी स्वस्थ भारत मिशन 2.0 में क्रियान्वित किया जाएगा। और देखेंगे ये 5 वर्षों की अवधि के रूप में था, 21 से 26 के रूप में किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है 2.0। और एक इसमें देखें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के संदर्भ में बजट में आप देखेंगे 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है की घोषणा की गई है पीएलआई के रूप में। इस योजना हेतु सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, आप इसे देख सकते हैं। इस क्रम के साथ हमको यहां रोकना होगा। 5 मिनट ले लो, 5 मिनट। हाँ, फटाफट देख लेते हैं। आपको ऑपरेशन मित्र क्या है, मित्र योजना एक चली है। इस संदर्भ में देखेंगे वस्त्र उद्योग की क्या है, वैश्विक स्तर पर ये क्या करेगी मित्र योजना, वस्त्र उद्योग है, याद रखना। जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु या कॉम्पिटिटिव हेतु बनाने हेतु बड़े पैमाने पर क्या करेगी, ये निवेश आकर्षित करेगी, रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी हेतु एक पीएलआई स्कीम जिसे कहते हैं क्या किया गया, पीएलआई स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जिसे मित्र, इसे पूछा जाएगा ये किस नाम से जाना जाता है, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नामक योजना प्रारंभ की गई है जिसे मित्र नाम, इसी को क्या है, इसी का जो इंग्लिश वर्ड है प्रथम वर्ड से जोड़ते हुए इसको मित्र कहते हैं। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के सुंदर में आप देखेंगे नामक योजना है जिसे मित्र के रूप में जानते हैं। क्या करेगी, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश को आकर्षित करेगी, रोजगार सृजन करेगी। इसे पीएलआई के अलावा ये है मेगा, तो पीएलआई का हिस्सा क्या नहीं है, मित्र पीएलआई का हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे। और 3 वर्षों में 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और आगे बात करेंगे विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। इस संदर्भ में अगर बात करें अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु देखेंगे अल्प जो है दीर्घकालिक ऋण अपेक्षित होते हैं। विकास की जो है विकास वित्त संस्थान के रूप में देखेंगे वित्तीय संस्थान की जो बुनियादी ढांचा ये क्या कार्य करेगी, ये करेंगी दीर्घकालिक ऋण अपेक्षित संरचना के हेतु ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए इसमें बताया गया है। इसमें क्या क्या होंगी, वित्तीय संस्थान है जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए क्या करेगी, वित्त पोषण हेतु प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक के रूप में बात की जा रही है। प्रोवाइडर जो है इनेबलर और कैटा जो है किसे कहते हैं, कैटलिस्ट के रूप में आप देखेंगे संस्थान के रूप में भूमिका निभाएगा। इसकी उद्देश्य की पूर्ति में बजट में देखेंगे
विकास वित्त संस्थान का स्थापना का विधेयक लाए जाने की घोषणा की है। इसका नाम है DFI डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो इस रूप में इसे नया आप विकास संस्थान के रूप में देख सकते हैं कि इस एरिया में काम करेगा, उसे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट में देखेंगे, सड़क अवसंरचना। तो सड़क अवसंरचना में क्या करेगी? सड़क अवसंरचना जो है ये मंत्रालय आपको पता ही होगा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जो परिव्यय आप देखेंगे, जो पूंजी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे जो अब तक का सर्वाधिक बजट है, आप देखेंगे बस यही देखेंगे यहाँ पे, इतने का अब तक का सड़क संरचना में सबसे ज्यादा अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे अवसंरचना, भारतीय रेलवे द्वारा भारत को एक राष्ट्रीय रेल योजना चलाएगी 2030, देखेंगे नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, ये मैप प्लान है आप देखेंगे, जिसका उद्देश्य क्या होगा? 2030 तक भविष्य के लिए तैयार। तो रेलवे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, रेलवे तंत्र सृजित कर रहा है, इसलिए रेलवे अवसंरचना इस बार के बजट का हिस्सा रही है। नोट डाउन करें, और दोनों ही चीजें ऊपर से नीचे सभी देखें, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए आप देखेंगे 1,10,55 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि इसमें क्या है प्रदान की गई, जिससे क्या है 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय। तो अलग अलग हिस्सा है, इसे छोड़ दें। नाबार्ड देखेंगे, नाबार्ड क्या कर रही? नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए को एक क्या किया जा रहा है? माइक्रो फंड स्थापित किया गया है। तो किसके अंतर्गत किया गया? नाबार्ड याद रखेंगे, नाबार्ड किसकी समझ पे है, कब स्टैब्लिश हुआ है पता होगा। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है नाबार्ड के तहत है। बजट प्रस्ताव है, इसमें 5,000 करोड़ के रुपए और डालकर इसको दोगुना किया जाएगा। तो इसको दोगुना करने का प्रस्ताव है नाबार्ड, नोट डाउन कर लें। इसके साथ सीवी देखेंगे, क्या है? सीवेड उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवेड पार्क की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में है ये, स्पेशली भारत सरकार के बजट में स्थापित है, ये तमिलनाडु में है। एक मल्टीपर्पज आप देखेंगे क्या किया जाएगा? CBD पार्क की स्थापना प्रस्ताव है। आगामी जनगणना भारत में इतिहास में पहली, ये भी देखेंगे। एक और बात हो रही है इस बार, आपको लग रहा होगा क्या बजट जनगणना के संदर्भ में, आगामी जनगणना मतलब भारत की जो जनगणना प्रस्तावित है, आप देखेंगे पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके कार्य सरकार है तो भारत सरकार ने बजट आवंटित कर दिया है। और ये भी देखेंगे वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिक निधि को 500 से बढ़ाकर 30,000। आकस्मिक निधि भारत के संविधान के किस संविधान में है? और आप देखेंगे 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो 500 करोड़ रुपए थी आकस्मिक निधि, वो 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये भी आप देखेंगे। और यही आज के पॉइंट थे। अब हम अपने सेशन को यहां रोकना चाहेंगे। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।